गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने वेक्टर्स में क्या क्या सीख लिया है। हमने वेक्टर्स में सीख लिया है कि वेक्टर होता क्या है और वेक्टर में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन अपन ने सीख लिया था, कुछ कैलकुलेशन था, जैसे कैलकुलेशन मैंने सीखा, बताया था आपको कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं वो बता दिया, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो बता दिया। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता क्या था, दो वेक्टर्स को हटाकर एक सिंगल वेक्टर बनाते थे क्या, ऐसा ही था ना। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब था कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस है तो दो फोर्सेस को हटा के एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करने को ही हम उसका रिजल्टेंट बोलते थे। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने तक मैंने आपको सिखा दिया है। फिर उसमें एनालिटिक फॉर्म भी मैंने सिखाया था। एनालिटिक फॉर्म में हमारे पास दो फॉर्मूलाज आए थे, दो फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला क्या आया था, रिजल्टेंट जो होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट ये होता है। और जो एंगल है टैन अल्फा किसके बीच में एंगल था, ऐसा अगर मेरा वेक्टर डायग्राम था तो ये जो डायगोनल होता था वो रिजल्टेंट होता था। ये आर वेक्टर है और अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और मुझे कैलकुलेट करना है अल्फा, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, तो बी के साथ एंगल नहीं बन रहा तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा, और इसमें क्या करते थे, ए ऐसे ऐड कर देते थे। ये दो फॉर्मूलाज हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखे हैं। अब इन दो फॉर्मूला को यूज करके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको बता दिए थे। आज अपने को क्या करना है, एक अलग तरह का कैलकुलेशन सीखना है, या ऐसा समझो कि कुछ नया सीखना है। और आज का जो लेक्चर होगा ना वो तुम्हारे वेक्टर्स का सबसे डिफिकल्ट लेक्चर होता है। स्टूडेंट्स को ये समझने में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जो आज हम सिखाने वाले हैं। अभी तक क्या था, दो वेक्टर्स थे, दो वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बना रहे थे ना। ठीक है, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल है, दो वेक्टर था, जैसे यहाँ इस वाले केस में ये दो वेक्टर्स थे, इन दोनों को ऐड करके मैंने एक सिंगल वेक्टर आर वेक्टर बनाया था। अब इसका उल्टा सोचना है, मतलब आर वेक्टर गिवन होगा और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाना सीखना है। बात समझ में आ रहा है क्या, आर वेक्टर गिवन होगा और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाना सीखना है। तो जब दो वेक्टर्स को मिलाकर एक वेक्टर बनाते थे तो वहां पे क्या बोलते थे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बोलते थे क्या। अब एक सिंगल वेक्टर से दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स बनाएंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, रेजोल्यूशन। अब एकदम ध्यान से अगर समझते जाओगे, सुनते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तभी होगा जब आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, नाम भारी भरकम सा नाम है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आज ये पढ़ने वाले हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। अब वेक्टर को रिजॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर से बहुत सारे वेक्टर्स बनाने हैं। देखो ये कुछ ऐसा बात है, जैसे तुमने अभी क्लास 10th में ये पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो क्या होता था, हाँ, C प्लस O2 जो है वो मिलके क्या करता था, CO2 बन जाता था क्या, ऐसा ही होता था रिएक्शन में, C प्लस O2 कंबाइन करके CO2 बन जाता था। अच्छा, और अगर मैं इस तरह से लिखूं CO2, ये CO2 जो है वो डिकम्पोज होके C प्लस O2 इस तरह से बन जाता है क्या, हाँ या ना। अब ये पता नहीं कि इक्वेशन सही है गलत है, मेरी केमिस्ट्री बहुत ही बेकार थी, लेकिन इस तरह से अगर देखोगे तो मैंने क्या किया है, दो कंपाउंड्स को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था क्या। इस तरह के रिएक्शन को आपने बोला होगा एडिशन रिएक्शन। जब दो कंपाउंड्स को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जाता था, इसको क्या बोलते थे, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे वहां पे। और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब तोड़कर दो सिंपल कंपाउंड्स बनाए जाते थे, इस तरह के रिएक्शन को बोलते थे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा कुछ हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या, हाँ या ना। तो ऐसा ही कुछ ना हम अभी क्या करने वाले हैं, वेक्टर्स में सीखने वाले हैं।
अगर मेरे पास दो वेक्टर्स थे, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर अगर बनाना था, दो वेक्टर्स थे, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर बनाना था, तो उस तरीके का नाम क्या था? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन में क्या करते थे? दो वेक्टर को रिप्लेस करके एक सिंगल वेक्टर बना देते थे। अब हम क्या सीखने वाले हैं? सिंगल वेक्टर्स को तोड़ के दो या दो से अधिक वेक्टर्स बनाने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एडिशन का सीधा ऑपोजिट या एडिशन का सीधा उल्टा अभी हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना है, हर एक स्टेप समझना है। देखो, अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, तुम ग्रुप में पूछ सकते हो, ये क्लासेस तुम्हारे के लिए हैं। और देखो, जिस तरह से अभी रिस्पांस मिल रहा है ना, मतलब गवर्नमेंट का जिस तरह से रिस्पांस है, तो ये तो समझ लो कि क्लासेस जो हैं वो अगस्त से पहले तो स्टार्ट नहीं होने वाले। मतलब अगस्त से पहले अगर ये क्लासेस नहीं स्टार्ट होगा तो अपने को ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, और ऐसे ही कंटिन्यू करना है मतलब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसे पढ़ना भी पड़ेगा। मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग होता है, तुम बोलोगे नहीं सर, वो क्लासरूम में बैठ के पढ़ने का अलग ही मजा होता था, उसमें बात कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो है भाई, तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो सिनेरियो है वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, अब इसमें से बेस्ट पॉसिबल तरीका जो ढूंढा गया है वो यही है, ठीक है। तो अपने को सीखना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब भी मैं बोलूं तो बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा याद रखना है, रेजोल्यूशन मतलब एडिशन का ऑपोजिट। बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये याद रखना कि अगर मुझे रेजोल्यूशन करना है, वेक्टर्स का रिजॉल्व करना है, मतलब मुझे क्या करना है? एडिशन का ऑपोजिट करना है। अब एडिशन मेरे को समझ में आता है तो रेजोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कैसा है? ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से गिवन है, ठीक है। डायग्राम में हम अपन ने क्या किया है? एक ट्राइंगल बनाया है जिसका एक साइड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा साइड सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो तीसरा साइड है वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर देखा जाए तो ये जो बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है, दूसरे वाले वेक्टर का वहां पे टेल आ रहा है क्या? और ये ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर होगा क्या? हाँ या ना? तो ये जो मेरे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? मैं क्या लिख सकता हूं कि बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर ऐड किया गया होता तो वो ए वेक्टर के बराबर हो जाता क्या? बात समझ में आ रहा है? मैंने बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर ऐड किया होता तो वो मुझे ए वेक्टर के इक्विवेलेंट मिलता। अच्छा, अभी अगर ऐसा लिख सकते हैं, मान लो ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जैसा हो गया, एडिशन के जैसा हो गया। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं क्या? कि ए वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करता तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिलता। मैंने अभी बस लिखा है, पता नहीं सही है गलत है क्या है, मैंने बस ऐसा ही लिख दिया कि अगर LHS इक्वल्स टू RHS लिख सकते हैं तो क्या RHS इक्वल्स टू LHS भी लिख सकते हैं? तो मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा, और एग्जाम्पल देखते हैं। ए वेक्टर को अभी भी ऐसा ही रहने देते हैं जैसा पहला था, ए वेक्टर को वैसा ही रहने दिए। ये बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? ए वेक्टर जैसा पहले था वैसा ही रहने दिए, लेकिन इस बार क्या है? बी वेक्टर भी है, सी वेक्टर भी है और डी वेक्टर भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना फिर से, अगर मैं बी वेक्टर, एकदम ध्यान से देखना है हर एक स्टेप को, हर एक स्टेप नहीं समझोगे नहीं समझ में आने वाला। मान लो मैं बात कर रहा हूं ये वेक्टर, एक तो ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। बी वेक्टर का जहां पर हेड है, सी वेक्टर का वहां पे टेल आ रहा है क्या? तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो ट्राइंगल का थर्ड साइड होता, ये होता क्या? ट्राइंगल का थर्ड साइड जो मैंने ब्लू से बनाया है, जो ट्राइंगल का थर्ड साइड होता वो पहले दो का क्या होता? रिजल्टेंट होता क्या? तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये जो ब्लू लाइन से मैंने बनाया है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाता। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर मैंने बी और सी का रिजल्टेंट बना दिया, मतलब बी और सी के प्लेस में ये ब्लू वाले लाइन को रख सकते हैं ना,
तो या तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे या इनका रिजल्टेंट होगा, दोनों तो साथ साथ नहीं हो सकते ना। ये जो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैंने ब्लू लाइन से बनाया है वो क्या है, वो एक्चुअल में इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ना। अब रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट तुम याद करो, रिजल्टेंट का मतलब क्या था, या तो फोर्सेस रहते हैं या उनका रिजल्टेंट रहता है। रिजल्टेंट का मतलब ही यही होता था कि जो फोर्सेस इंडिपेंडेंटली जो काम कर रहे थे वो सिंगल फोर्स से मुझे रिप्लेस करना है ना। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल तुमको याद दिलाऊं, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहां पे क्या किया मैंने, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ये दोनों फोर्सेस मिलके जो इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर मुझे वो एक सिंगल फोर्स से चाहिए तो सिंगल फोर्स कितना लगाएंगे, 10 न्यूटन का लगाएंगे क्या। इसका मतलब ये 2 न्यूटन और ये 8 न्यूटन का ये रिजल्टेंट हो गया ना। बात समझ में आ रहा है। तो या तो 2 न्यूटन और 8 न्यूटन अलग अलग ऐसे दिखा दो या सिर्फ 8 न्यूटन दिखा दो। अब तीनों तो नहीं दिखा सकते ना, मान लो तीनों दिखा देंगे, 2 न्यूटन 10 न्यूटन 8 न्यूटन, इसका मतलब ब्लॉक पे कितना फोर्स लग गया, 20 न्यूटन का फोर्स लग गया क्या। ये तो गलत है सर, नहीं आया समझ में। ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमने क्या बताया आपको कि या तो आप रिजल्टेंट दिखाओ, या तो आप वेक्टर्स को इंडिविजुअली दिखा दो या वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिखा दो। दोनों साथ साथ दिखाना तो गलत होगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब ही है कि बहुत सारे फोर्सेस थे उनको अपन ने हटा के एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस किया है। अब वो जो सिंगल फोर्स होता है उसी को क्या बोलते थे, रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मैं डायग्राम में एडजस्टमेंट इसी में कर रहा हूं, आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है। ये एग्जाम्पल 1 है, एज इट इज रहने देना। जो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेस में ही तो ये ब्लू वाला लाइन आया ना, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। सर क्यों हटा दिया इसको इसीलिए हटा दिया क्योंकि बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेस में इसका रिजल्टेंट तो लगा ही दिया ना, ब्लू वाला रिजल्टेंट। अच्छा, अब जो डायग्राम है वो ऐसा कुछ डायग्राम है ना, मेरे पास ए वेक्टर अभी भी ऐसा ही है और बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसा आ गया, बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसा आ गया, और डी वेक्टर का एरो किस तरफ है, डी वेक्टर का एरो इस तरफ है। बात समझ में आ रहा है क्या। अभी फिर से ध्यान से देखना, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, जहां पे पहले वाले वेक्टर का हेड है वहां पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल आ रहा है क्या। तो अगर पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है वहां पे दूसरे वाले का टेल आ रहा है तो फिर से वेक्टर एडिशन कर सकते हैं ना। वेक्टर एडिशन करने के लिए ट्राइंगल के 2 साइड्स दिख रहे हैं अपने को, देखो ट्राइंगल का पहला साइड, ट्राइंगल का दूसरा साइड, सच दैट पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है दूसरे वाले वेक्टर का वहां पे टेल आ रहा है। अब जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा, यही तो पहले 2 साइड का रिजल्टेंट होगा। तो ये ट्राइंगल का तीसरा साइड है क्या, हाँ या ना। इसका मतलब ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डी वेक्टर को अगर मैं ऐड कर दूं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनके रिजल्टेंट को अगर मैं डी वेक्टर से ऐड कर दूं तो फाइनली वो ए वेक्टर के इक्वल होगा क्या। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद रखो और जो बेसिक तरीका है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो याद रखो। हमारे पास क्या था, हमारे पास स्टार्टिंग में 4 वेक्टर था। स्टार्टिंग डायग्राम ऐसा था क्या हमारे पास, स्टार्टिंग डायग्राम में मैं इसको डॉटेड करके दिखा देता हूं। ये बी वेक्टर था और ये सी वेक्टर था, बी वेक्टर इस तरफ था, सी वेक्टर इस तरफ था ना। तो पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है दूसरे वाले का वहां पर टेल था। इसका मतलब क्या है, इन 2 वेक्टर्स को ऐड करके इनके रिजल्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं क्या। अब अगर ट्राइंगल के 2 साइड्स मुझे पता है तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होता है वही तो पहले 2 साइड का रिजल्टेंट होता है। इसका मतलब ट्राइंगल का तीसरा साइड ये ब्लू लाइन होता है क्या। अब ये ब्लू लाइन क्या हो जाएगा, पहले 2 साइड का रिजल्टेंट। अब इनका सेंस ऑफ मूवमेंट, अगर बी से सी जाने का सेंस ऑफ मूवमेंट इस तरह से था तो रिजल्टेंट का सेंस ऑफ मूवमेंट जस्ट ऑपोजिट रखना होता है क्या। तो रिजल्टेंट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अपन ने सेंस ऑफ मूवमेंट जस्ट ऑपोजिट रखा है। अभी इन दोनों को रिप्लेस कर दिया बी प्लस सी वेक्टर से, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो गया क्या। अभी मेरे पास एक वेक्टर है बी प्लस सी वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये डी वेक्टर हो गया क्या। फिर से अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जहां पर हेड है डी वेक्टर का वहां पर टेल आ रहा है क्या। अच्छा, अगर फिर से पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है दूसरे वाले का वहां पे टेल आ गया, मतलब फिर से वेक्टर एडिशन कर सकते हैं क्या। तो अगर ये ट्राइंगल के 2 साइड हैं टेकन इन ऑर्डर, तो ट्राइंगल का जो तीसरा साइड होगा इन द ऑपोजिट सेंस वही पहले 2 का रिजल्टेंट हो जाएगा क्या। तो पहला 2 मेरे पास है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट ए वेक्टर हो जाएगा क्या। तो क्या लिख रहे हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। समय को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है।
मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया है और कुछ नया नहीं यूज किया। अब अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर है तो यहां पर ए वेक्टर को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? मैंने यहां पे ए वेक्टर को लिख दिया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अच्छा सर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी 100% नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लूंगा ना, एक और एग्जांपल लूंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें 3 साइड थे, 3 साइड थे, इन दोनों को ऐड करके ए वेक्टर लाया था, बी वेक्टर सी वेक्टर को ऐड करके ए वेक्टर लाया, और इसी का उल्टा क्या बोल रहे हैं कि ए वेक्टर को अगर रिजॉल्व कर दे, ए वेक्टर को अगर तोड़ दिया जाए तो बी वेक्टर और सी वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा इस वाले डायग्राम में मेरे पास 3 फोर्सेस थे, बी सी और डी, और बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर सबको ऐड करने पर ए वेक्टर आ रहा है क्या? देखो बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर सबको ऐड करने पर ए वेक्टर आ रहा है। तो इसका उल्टा क्या बोलते हैं कि ए वेक्टर जो है उसको अगर तोड़ दिया जाए, ए वेक्टर को अगर तोड़ दिया जाए तो बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर आ सकता है क्या? ऐसा बात समझ में आ रहा है ये? अच्छा अब इतना नोट कर लो। इसमें क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल अपन देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद अच्छे से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो देखो एग्जाम्पल कैसा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 साइड ले लिए, 3 साइड ले लिए, 4 साइड भी ले सकते हैं, 5 साइड भी ले सकते हैं, 10 साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक रैंडम सा कोई भी साइड ले लेते हैं अपन, रैंडम सा हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को चेंज नहीं करेंगे, ए वेक्टर को एज इट इज रहने देंगे जैसा पहले था। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तुमको समझ में आएगा। ए वेक्टर जैसा पहले था, जैसा एग्जाम्पल 1 में था, जैसा एग्जाम्पल 2 में था, वैसे ही एग्जाम्पल 3 में भी है। और इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा जिधर मर्जी उधर घुमा लो, ऐसा घुमा दिया मैंने, ठीक है। अब ये मान लो ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। इस तरह से मैंने ऑर्डर में बी सी डी ई एफ वेक्टर बना दिया और इन सब का रिजल्टेंट अपने को फाइंड करना है। अब इन सब का रिजल्टेंट अगर अपने को फाइंड करना है तो एट अ टाइम तो किसी 2 वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है ना, जो भी ट्राइंगल लॉ है या पैरेललोग्राम लॉ है उसमें एक बार में किसी 2 वेक्टर का ही एडिशन हो सकता है। मान लो 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं और उनका एडिशन करना है तो क्या करेंगे, पहले किसी 2 का एडिशन कर लेंगे, फिर पहले 2 का जो रिजल्टेंट आया उसको तीसरे से ऐड कर देंगे। जैसे मैं अगर बोलूं कि तुमको ये सॉल्व करना है, तुमको क्या सॉल्व करना है, मान लो 2 + 3 + 7 + 10, मान लो ये सॉल्व करना है, तो एट अ टाइम तो किसी 2 का ही एडिशन कर पाते हैं ना। तो एट अ टाइम किसी 2 का एडिशन कर दिया तो 2 + 3 5 कर दिया, फिर 5 का एडिशन 7 से किया तो 12 हो गया, फिर 12 का एडिशन 10 से किया तो 22 हो गया। तो इस तरह से ही अपने को क्या करना है, वेक्टर एडिशन भी देखना है। एट अ टाइम किसी 2 वेक्टर का ही एडिशन हो पाएगा। क्यों? तुम या तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हो। दोनों जो लॉज थे उसमें क्या कर रहे थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ट्राइंगल यूज करते थे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम यूज करते थे, यही तो यूज कर रहे थे ना। अच्छा अभी ध्यान से देखना, पहले मैं ऐड करने वाला हूं बी वेक्टर और सी वेक्टर को। अच्छा मैं ऐड करता जाऊंगा और जो भी मेरा डायग्राम है उसको मैं सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है, आप अलग अलग डायग्राम बनाना। अलग अलग डायग्राम इसलिए बनाने बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसा मत करना कि एक ही डायग्राम में सब कुछ बनाना स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, मैं रब कर सकता हूं, आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, आपके पास कॉपी होगी, तो कॉपी में क्या करोगे, एक एक डायग्राम आपको बनाना है। पहले मैं बात करूं बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब एट अ टाइम किसी 2 वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, सबको एक साथ नहीं ऐड कर सकते हैं। तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर मैं ऐड करूं, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल का पहला साइड है, ये ट्राइंगल का दूसरा साइड है, सच दैट पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है दूसरे वाले का वहां पर टेल आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा, जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा वो पहले 2 का रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, ठीक है। और पहले 2 का जो सेंस ऑफ मूवमेंट है उसके जस्ट ऑपोजिट इनका सेंस ऑफ मूवमेंट होना चाहिए रिजल्टेंट का। तो बी से सी जाने का सेंस ऑफ मूवमेंट अगर ऐसा है, बी से सी जाने का सेंस ऑफ मूवमेंट अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट का सेंस ऑफ मूवमेंट ऐसा होना चाहिए ना, जस्ट ऑपोजिट। ये ऐसा घूम रहा है तो इसको ऐसा घूमना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब ये जो ब्लू लाइन मैंने यहां पे बनाया है, ये ब्लू लाइन एक्चुअल में क्या है, अब ध्यान से मैं इसको रब कर रहा हूं, तुमको अलग डायग्राम बनाना है। ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाया है, ये ब्लू लाइन एक्चुअल में बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर है क्या? हाँ या ना? ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाया था वो एक्चुअल में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। तो ऊपर वाले दो वेक्टर्स को का रिजल्टेंट कितना आ गया? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया, तो मैंने उसको रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अभी फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेरे पास एक वेक्टर बन गया, ये मेरे पास एक वेक्टर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक वेक्टर हो गया, इसका एरो इस तरह से है और यहां पे इसका हेड है, इसका हेड यहां पे है, तो डी वाले का टेल है क्या यहां पे? तो फिर से यहां पे वेक्टर एडिशन किया जा सकता है। ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं सच दैट जहां पर पहले वाले वेक्टर का हेड है, दूसरे वाले वेक्टर का वहां पर क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। तो फिर से अगर आप ट्राइंगल का तीसरा साइड ज्वाइन करोगे, मान लो ये ट्राइंगल का तीसरा साइड मैंने ज्वाइन किया, तो जैसे ही ट्राइंगल का तीसरा साइड ज्वाइन करेंगे तो वो पहले दो साइड का रिजल्टेंट हो जाएगा। और उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या रखना है? पहले दो के सेंस ऑफ रोटेशन से जस्ट ऑपोजिट। पहले दो का सेंस ऑफ रोटेशन अगर इस तरह का है, पहले दो का अगर सेंस ऑफ रोटेशन इस तरह का है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन जस्ट ऑपोजिट ऐसा होना चाहिए ना। मतलब पहले दो अगर ऐसा घूम रहे हैं तो इसको ऐसा घूमना चाहिए ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब या तो ये दोनों को रखो या इन दोनों के रिजल्टेंट को रखो। तो अगर मैंने रिजल्टेंट को रखा, अगर मैंने रिजल्टेंट को रखा तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ये डी वेक्टर हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अभी हमारे पास क्या हो गया? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, फिर से देखो, जहां पर रेड वाला वेक्टर जो है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, जहां पे उसका हेड आ रहा है वहां पर ई वेक्टर का टेल आ रहा है क्या? अगर वहां पर ई वेक्टर का टेल आ रहा है तो फिर से ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं, ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं सच दैट पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है, दूसरे वाले वेक्टर का वहां पे टेल आ रहा है। तो फिर से क्या करेंगे? ट्राइंगल के तीसरे साइड को ज्वाइन कर देंगे। ये ट्राइंगल का तीसरा साइड था जिसको मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब ट्राइंगल का तीसरा साइड जो होगा वो पहले दो साइड का रिजल्टेंट होना है क्या? तो पहला दो साइड हमारे पास ध्यान से देखोगे तो पहला साइड जो रेड वाला साइड है, पहला साइड जो रेड वाला है वो है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और ये क्या है? ई वेक्टर हो गया। तो अगर इनका सेंस ऑफ मूवमेंट इस तरह से है तो रिजल्टेंट का सेंस ऑफ मूवमेंट जस्ट ऑपोजिट रखना है, तो ये इनका रिजल्टेंट आ गया। अब फिर से इंपॉर्टेंट क्या है? या तो ये दोनों रहेंगे या इसका रिजल्टेंट रहेगा। तो यहां पर अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं तो अब ये रिजल्टेंट क्या बच रहा है? अब रिजल्टेंट बच रहा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, इस तरह से बच रहा है क्या? अच्छा, फिर से ध्यान से देखते हैं। फिर से ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं क्या? ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं और पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है, दूसरे वाले का वहां पर टेल आ रहा है क्या? पहले वाले का जहां पर हेड है, दूसरे वाले का टेल आ रहा है। फिर से ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं। अगर ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा क्या? तो इस वाले डायग्राम को देखकर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? ए वेक्टर है ना। तो ए वेक्टर का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। हाँ या ना? समझ में आया क्या? ये हमने क्या किया? हमने एक अजीब सा डायग्राम ले लिया था और उसमें एक एक करके वेक्टर्स को ऐड करना स्टार्ट किया। अब एक एक करके वेक्टर को ऐड करना स्टार्ट किया तो फाइनली हम किस रिजल्ट पे पहुंच गए हैं कि जो ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर का सम है। ठीक है? अच्छा, अब मैं डायग्राम और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं क्या? ए वेक्टर को एज इट इज रख के, ए वेक्टर के एज इट इज रख के जैसा मर्जी है वैसा घुमाते जाओ, जैसा मर्जी है वैसा घुमाते जाओ, फाइनली इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है? फिर से जब इनका मान लो सबका सेंस ऑफ मूवमेंट अगर एक जैसा है, फिर से जब आप सबको रिजॉल्व करोगे तो ए वेक्टर ही वापस आने वाला है क्या? तो जितने साइड्स हो जाएंगे उतना ए वेक्टर आ जाएगा। अब सर इसका बताने का मतलब क्या है? इसको बताने का मतलब है, पहला वाला डायग्राम अगर तुम देखोगे तो पहला वाला डायग्राम में सिर्फ तीन वेक्टर था, तीन वेक्टर था, बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करके ए वेक्टर मिल गया था। या उसका उल्टा सोचते अगर, उसका रिवर्स सोचते अगर कि ए वेक्टर को अगर रिजॉल्व किया जाए, ए वेक्टर को अगर ब्रेक किया जाए तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिल सकता है। पहला एग्जांपल समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल में ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर आ गया। इसका मतलब वेक्टर ए को रिजॉल्व करके तीन वेक्टर बना सकते हैं। तीन वेक्टर कौन कौन से बनाए? बी बनाया, सी बनाया और डी बनाया। ठीक है? इसके बाद वाले डायग्राम में देखा
कि वेक्टर ए को रिजॉल्व करके बी सी डी ई एफ, यहां पे कितने 5 वेक्टर बना लिए क्या? यहां पे कितने हैं? यहां पे 6-7 होंगे। मेरी मर्जी करती, मेरी मन करता और ज्यादा घुमाने का तो मैं और घुमा देता क्या? जितना ज्यादा घुमाने का मुझे मन करता उतना ज्यादा घुमा देते क्या इसको? उतना ज्यादा घुमा देते, मतलब उतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, 2 वेक्टर्स को ऐड करने पर कितना वेक्टर बना था? 1 वेक्टर बना था क्या? 2 वेक्टर को जब ऐड करते थे तो सिर्फ 1 वेक्टर बनता था, लेकिन जब तुम किसी एक वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो उसके जो पार्ट्स होंगे, जिसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट बोलेंगे आगे जाके। मतलब ये जो ए वेक्टर यहां पे मैं लिख रहा हूं ना बी सी डी, ये बी और सी, ए वेक्टर को तोड़े तो क्या हो गया? बी और सी मिल गया ना। प्रोसेस का नाम क्या होता है? प्रोसेस का नाम होता है रेजोल्यूशन। वेक्टर के तोड़ने वाले प्रोसेस को, ए वेक्टर को जब तोड़ दिया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। तोड़ने के बाद जो वेक्टर्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। तो ये क्या है? कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर। ध्यान से सोचो भाई, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्या बोला यहां पर कि अगर मेरे पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को मैंने ए वेक्टर लिखा था, जब 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट सिर्फ एक वेक्टर आता है, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, जैसे यहां पे ए वेक्टर को रिजॉल्व किया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिला। अब रिजॉल्व करने के बाद जो वेक्टर बनता है ना, रिजॉल्व करना, वेक्टर को तोड़ने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? रेजोल्यूशन। तोड़ने के बाद जो वेक्टर्स मिलेंगे, तोड़ने के बाद वेक्टर को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो वेक्टर्स अपने को मिल रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट्स। तो यहां पे बी और सी क्या है? तो बी और सी, इस वाले एग्जांपल में बी और सी क्या है? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये बात समझ में आया क्या? तो ए वेक्टर को रिजॉल्व किया, यहां पे कितने आ गए? 2 कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, सेकंड वाला एग्जांपल देखो, वहां पर ए वेक्टर को रिजॉल्व करने पर बी सी डी 3 कंपोनेंट्स आया था क्या? ए वेक्टर को अगर वहां पे रिजॉल्व किया था तो बी आया था, सी आया था, डी आया था। कितने कंपोनेंट्स बने थे वहां पे 3 कंपोनेंट्स बने थे। यहां पे इस वाले डायग्राम में देखो कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बता रहे थे। तो यहां पे क्या था इस वाले एग्जांपल में ए वेक्टर को रिजॉल्व करने पर 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स बने थे क्या? इसका ये मतलब है कि किसी भी वेक्टर को जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो कितने कंपोनेंट्स बना सकता हूं मैं? 1 2 3 10 1000 करोड़ लाख 20 लाख करोड़, जितनी मर्जी करेगी उतनी कंपोनेंट बना सकता हूं क्या? कैसे सर, कैसे बोल रहे हो? जहां मर्जी करेगा वहां घुमाना स्टार्ट कर दो। तुमको अगर यहां पे मन नहीं था, तुम यहां घुमाते ऐसे घुमाते घुमा के लाते वापस, तो ए वेक्टर को वैसे बना सकते थे क्या? बस कैलकुलेशन बढ़ जाता, डायग्राम थोड़ा बड़ा हो जाता, अलग अलग स्टेप में ऐड करते जाते तो ऐसे कुछ रिजल्ट आ जाता। इसका ये मतलब है कि किसी भी वेक्टर को जब रिजॉल्व किया जाए तो कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? देखो, एक तो तुमको ये समझना पड़ेगा रेजोल्यूशन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। रेजोल्यूशन क्या बोल रहे हैं? वेक्टर के तोड़ने के प्रोसेस को, वेक्टर था, वेक्टर को तोड़ दिया, वेक्टर के तोड़ने के प्रोसेस को हमने क्या बोला? रेजोल्यूशन। तोड़ने के बाद, अब वेक्टर्स को जब तोड़ा तो तोड़ने के बाद जो नए वेक्टर्स बने उनको क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट्स। वेक्टर्स को तोड़ा, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जो भी नए वेक्टर्स बनेंगे उनको क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट्स। बात समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोला कि अगर 2 वेक्टर, देखो एडिशन में क्या होता था? 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर को ऐड करके 1 वेक्टर बना रहे थे ना, ऐसा ही कुछ था ना? या अभी हमने देखा कि 3 वेक्टर था, 3 वेक्टर में भी एडिशन कैसे हो रहा था? एडिशन करने के लिए किसी एट अ टाइम किसी 2 वेक्टर को ही देख रहे थे, किसी 2 वेक्टर का एडिशन करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, ऐसे ही कुछ कर रहे थे ना? रेजोल्यूशन में क्या याद रखना है? रेजोल्यूशन में याद रखना है कि किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? तो किसी भी वेक्टर के इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? रेजोल्यूशन क्या है, कंपोनेंट क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सब कंपोनेंट का मतलब होता है वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद जो नए वेक्टर्स बनते हैं उनको ही क्या बोल रहे हैं अपन? कंपोनेंट्स।
तो सबसे पहला पॉइंट, ये सब डायग्राम बनाओगे और डायग्राम के बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, सबसे पहला नोट पॉइंट आप लिखोगे वो क्या होगा, डायग्राम बना लिया ऐसा, और डायग्राम बनाने के बाद एक नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट क्या लिख रहे हैं अपन, नोट पॉइंट है अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, a vector can be resolved into infinite number of components। एक वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अब जो बताऊंगा ना वो तुम अभी के लिए क्या कर लेना, याद रख लेना, ठीक है। अब जो बताऊंगा वो क्या करेंगे, अभी के लिए याद रख लेंगे, या डायग्राम से मैं कोशिश करता हूं समझाने का। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 100 रुपीज था तुम्हारे पास, और वो 100 रुपीज तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो तुमने डिवाइड कैसे किया, तुमने एक को 50 दे दिया, दूसरे को तुमने 30 दे दिया, ठीक है। तुम्हारे पास 100 रुपए थे और तुमने इसका डिवीजन किया, तुमने इसमें से एक को 50 रुपए दे दिया, दूसरे को 20 रुपए दे दिया, तीसरे को भी 20 रुपए दे दिया, और चौथे को कितना था, 10 रुपए दे दिया। बात समझ में आ रहा है, इस तरह से डिवीजन हुआ ना। अब जब स्केलर वेक्टर को जब स्केलर क्वांटिटीज को तोड़ दे, 100 को तोड़ा, जब 100 को तोड़ा तो जो उसके वैल्यूज आएंगे, या 100 के जो कंपोनेंट्स होते, कंपोनेंट्स तो नहीं बोलेंगे, 100 को तोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इसमें 50 का वैल्यू हमेशा 100 से कम है क्या, 20 का वैल्यू 100 से कम है, और 10 का वैल्यू भी क्या है, 100 से कम। इसका मतलब जब मैं स्केलर क्वांटिटीज को डिवाइड करता हूं, जब मैं स्केलर क्वांटिटीज को डिवाइड करता हूं, तो जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स आता है, जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स आता है वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड से छोटा आता है क्या। देखो 50 भी 100 से छोटा, 20 भी 100 से छोटा, 20 भी 100 से छोटा, एंड 10 भी 100 से छोटा। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास खुद 100 रुपए थे और तुमने सामने वाले को 500 रुपए दे दिए, ऐसा पॉसिबल होगा क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। स्केलर्स में ये पॉसिबल नहीं है, वेक्टर्स में ये पॉसिबल है। कैसे, वेक्टर्स में ये पॉसिबल है कैसे, तो उसके लिए क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं वापस से। तो अभी तो डायग्राम से बहुत मुश्किल है कि समझ में आए, तो अभी के लिए क्या कर लेंगे, डायग्राम ध्यान से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ये मान लो ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और ये ई वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या करना है, एट अ टाइम किसी दो वेक्टर्स को देखना है। तो एट अ टाइम किसी दो वेक्टर्स को अगर देखेंगे तो पहली बार किसको देख रहे हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर को। बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर देखेंगे, अच्छा सबका सेंस ऑफ जो रोटेशन है वो ऐसा है, ये ए वेक्टर मैंने ऐसा बनाया है, बी ऐसा है, सी ऐसा है, डी ऐसा है, ई ऐसा है, ई तो बना हुआ है। बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट देखते हैं। बी वेक्टर और सी वेक्टर का अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये ट्राइंगल के दो साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये ट्राइंगल का तीसरा साइड होता क्या, पहले वाले का जहां पर हेड, दूसरे वाले का वहां पर टेल। अब ये ट्राइंगल का तीसरा साइड जो होगा वो पहले दो साइड का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो अगर इनका सेंस ऑफ मूवमेंट इस तरह से है, बी वेक्टर और सी वेक्टर का सेंस ऑफ मूवमेंट इस तरह से है, तो इसका सेंस ऑफ मूवमेंट क्या होगा, इस तरह से होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा लिखेंगे क्या। सर नहीं आ रहा है समझ में सर, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन से बस लिख दिया। बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनका अगर रिजल्टेंट ढूंढना होता तो ट्राइंगल का तीसरा साइड, और जैसा इनका सेंस ऑफ रोटेशन इसका जस्ट ऑपोजिट इसका सेंस ऑफ रोटेशन रखना पड़ेगा। तो ये लोग ऐसा घूम रहे थे, इसको मैंने ऐसा बना दिया। ये मेरे पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया क्या, ब्लू लाइन, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से देखो, ये जो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये जो ब्लू लाइन है, इसमें एरो का डायरेक्शन इस तरफ है, और ये डी वाले वेक्टर का टेल यहां कहीं पे आ गया। तो फिर से ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन का क्राइटेरिया मैच हो रहा है, पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड आ रहा है, दूसरे वाले का वहां पे टेल आ रहा है। तो अगर तुम इसको ज्वाइन कर दोगे ऐसे, इनका सेंस ऑफ मूवमेंट अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट का सेंस ऑफ मूवमेंट जस्ट ऑपोजिट रखना है। तो
तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन वेक्टर मैंने बनाया है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी प्लस डी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? ऐसा बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैंने ये बना दिया तो इनका अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको रिप्लेस करके ही मैंने डी वेक्टर बनाया है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास फिर से एक ग्रीन वेक्टर है जिसका एरो का हेड इस तरफ है, और मेरे पास एक ई वेक्टर है ऐसा, मेरे पास एक ई वेक्टर है इस डायरेक्शन में। अब पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड, दूसरे वाले का वहां पे टेल, फिर से ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं क्या? ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं। फिर से अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, अगर इस वाले स्टेटमेंट को ऐसा लिखा जा सकता है तो उसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना। ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के बराबर है, लिख सकते हैं ऐसा। अभी ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस जो डायग्राम मैंने स्टार्टिंग बनाया था उसमें देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड मतलब एरो का लेंथ। जो डायग्राम तुमने बनाया है उसमें देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या डी वेक्टर और ई वेक्टर का। तुम डायग्राम अगर तुम देखोगे ना, स्टार्टिंग वाला डायग्राम, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि डी वेक्टर और ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ज्यादा है। डी वेक्टर और ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ज्यादा है। डायग्राम देखो, डायग्राम में दिख रहा होगा साफ साफ। अच्छा, इसका यह मतलब है कि जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व किया जाएगा, जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व किया जाएगा तो जो कंपोनेंट्स बनेंगे उन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड, उन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है क्या? अपन ने क्या बोला कि when a vector is resolved, जब एक वेक्टर को रिजॉल्व किया गया है, then the magnitude of, when a vector is resolved, then the magnitude of components, वो जो components बन रहे हैं, then the magnitude of components may be, magnitude of components may be less than, equal to or greater than the magnitude of the vector which is to be resolved, ठीक है? देखो ये एक्चुअल में ना रेजोल्यूशन जो होगा वो धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जो जो मैं बताता जा रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है ना, उसको कम से कम याद करते रहो, दिमाग में भी बैठा के रखो कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, अभी मान लेते हैं, याद कर लेते हैं। अभी सबसे पहला बात क्या याद रखना है तुमको कि अपन जिस तरह से वेक्टर एडिशन होता था, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाते थे, उसको हम क्या बोलते थे, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। अब क्या पढ़ने वाले, उसका उल्टा पढ़ने वाले, एक वेक्टर को रिजॉल्व करके अलग अलग वेक्टर्स बनाने वाले हैं। अब एक वेक्टर को रिजॉल्व करके जो अलग अलग वेक्टर बनाएंगे, एक वेक्टर को तोड़ के जो अलग अलग वेक्टर बनाएंगे, इस प्रोसेस को ही क्या बोल रहे हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है, फिर याद क्या रखना है कि रेजोल्यूशन करने के बाद, जैसे दो या दो से अधिक वेक्टर्स को जोड़ने के बाद जो आता था उसको रिजल्टेंट बोलते थे ना, यहां पे क्या याद रखना है कि रेजोल्यूशन करने के बाद, वेक्टर्स को तोड़ने के बाद जो नए वेक्टर्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। वेक्टर को तोड़ने के बाद जो नए वेक्टर्स बनेंगे इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे कंपोनेंट्स। ये सब क्या है, तो ये सब कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के। बात समझ में आ रहा है? फिर तीसरा पॉइंट जो याद रखना है कि किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं, तो किसी भी कंपोनेंट्स के अपन इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। जितना मर्जी करे उतना तुम वेक्टर को घुमाते रहो, जितना मर्जी उतना वेक्टर को घुमाओगे, मतलब उतने कंपोनेंट्स आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। फिर जो वेक्टर है, व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड,
देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। सर कैसा हो गया ये, 100 रुपए था, आप 100 रुपए था तो जब डिवाइड करें तो 50 मिलेगा, 20 मिलेगा, किसी को ज्यादा कैसे मिल जाएगा? 100 रुपए और आपको उसको 200, आपने बोला कि उसको 500 दे दो भाई, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। स्केलर्स में पॉसिबल नहीं था, वेक्टर्स में पॉसिबल है। वेक्टर में जब आप एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हो तो रिजॉल्व करने के बाद जो वेक्टर्स बनते हैं उनका वो जो कंपोनेंट्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड एक्चुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, अब एक्चुअल वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसको रिजॉल्व करना था, एक्चुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रेजोल्यूशन में तुमको क्या करना है, इतनी बातें याद रखनी है। ये तो क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि भाई अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, इनफिनाइट कंपोनेंट। तो इसका आंसर क्या है? इनफिनाइट कंपोनेंट। एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छे से देख लो भाई, क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां पर। ठीक है, अच्छा। अब ये जो रेजोल्यूशन है वेक्टर्स का, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन या जो यहां पे कंपोनेंट्स हमने सीखा है ना, उससे ज्यादा जरूरी होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है ना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूज करके हम क्या करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका सीखेंगे। जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास अभी तक 2 तरीके थे। एक तरीका क्या था? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें क्या करते थे, कोई भी लेटर, कोई भी नाम, कुछ भी लिख देते थे और ऊपर में एरो लगा देते थे। तो वो क्या होता था? वो होता था न्यूमेरिकल वाइज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसको बोलते थे। फिर हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर्स को क्या कर रहे थे? एरोस के जैसा बनाते थे, वेक्टर्स को एरोस के जैसा बनाते थे और क्या बोलते थे कि वो जो एरो होगा, ठीक है, उस एरो का हेड जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है और वो जो एरो का लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पॉइंट कर रहा है। ये 2 रिप्रेजेंटेशन सीखा था ना। एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन भी होता है जो बहुत ज्यादा यूज में आता है। और उस रिप्रेजेंटेशन को जानने के लिए अपने को सीखना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है, मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है और इस तरह से मैंने वेक्टर सी बना दिया। बात समझ में आ रहा है? मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ऐसा बोला गया है कि ये वेक्टर बी और वेक्टर सी आपस में क्या है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, ये ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से अगर मैं लिखूं, ट्राइंगल लॉ से अगर मैं लिखूं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड, दूसरे वाले वेक्टर का वहां पे टेल, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से अगर मैं लिखता तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर की इक्वल होना चाहिए ना। अच्छा, अब तक तुमको ना सिलेबस के इस पॉइंट ऑफ व्यू तक तुमको क्या करना है, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन तो देखते ही लिख देना चाहिए। मतलब ट्राइंगल दिखा, लॉ लिखा, ट्राइंगल दिखा, लॉ लिखा, ये तुमको देखते ही आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ट्राइंगल अगर बना हुआ है तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो मैंने क्या बता दिया कि ये जो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करके अपन सी वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, जब इसको रिवर्स करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे सी वेक्टर, तो सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं ना। अच्छा, अभी ये सी वेक्टर को जब रिजॉल्व किया गया तो ए वेक्टर और बी वेक्टर मिला ना। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द components, A vector and B vector are the components of C vector। ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या? ये जो मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है ना वो थोड़े स्पेशल है। कैसे? ये जो A वेक्टर और ये जो B वेक्टर जो कंपोनेंट्स है ना वो थोड़े स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपस में 90 डिग्री पर है। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर
द components are the components of C vector which are perpendicular to each other। बात समझ में आ रहा है? ये A वेक्टर और B वेक्टर कंपोनेंट्स है, नो डाउट। A वेक्टर B वेक्टर कंपोनेंट्स है, नो डाउट। पहला स्टेटमेंट मैंने वही लिखा, लेकिन ये जो A वेक्टर और B वेक्टर जो कंपोनेंट्स है ना, वो थोड़े स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स है। अब इनमें क्या स्पेशलिटी है? तो इनमें स्पेशलिटी ये है कि A वेक्टर और B वेक्टर जो है वो आपस में 90 डिग्री पे है, वो परपेंडिकुलर पे है। अब इनको एक अलग नाम दिया गया है, किनको? ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? ए और बी को इस वाले केस में जब मैंने रिजॉल्व किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो मैंने क्या देखा? कंपोनेंट्स है। सी वेक्टर को रिजॉल्व किया तो मैंने देखा कि ए वेक्टर बी वेक्टर कंपोनेंट्स है। फिर मैंने ये देखा कि भाई ये कोई नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है, ये ऐसे कंपोनेंट्स है जो आपस में 90 डिग्री बनाते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी एक नोट पॉइंट मैं लिखूंगा। नोट पॉइंट क्या होता है? जैसे मैंने इससे पहले वाले में तुमको बताया था कि किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं। कोई वेक्टर अगर होगा तो उसके कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? तो उसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ऐसा बना सकते हैं ना। और एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी वेक्टर का प्लेन में, प्लेन मतलब व्हाइट बोर्ड, ठीक है? प्लेन मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड है वो एक प्लेन है ना। क्वेश्चन आता है किसी भी वेक्टर का प्लेन में कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी भी वेक्टर्स का प्लेन में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं? ये क्वेश्चन है। मान लो ये इसी वाले क्वेश्चन में ना ये वर्ड गायब होता है, रेक्टेंगुलर वाला वर्ड गायब होता, तो आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। किसी भी वेक्टर के प्लेन में कितने कंपोनेंट्स बना सकते थे? तो इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते थे। लेकिन अब मैंने क्या लिखा है? मुझे कंपोनेंट्स नहीं चाहिए, मुझे स्पेशल कंपोनेंट्स चाहिए भाई। कैसे कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब ध्यान से सोचो, जैसे इस वाले डायग्राम में ये सी वेक्टर को अपन ने रिजॉल्व करके ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाया था ना। इसका एक कंपोनेंट अगर एक्स एक्सिस की तरफ है, मान लेते हैं एक कंपोनेंट अगर एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ होगा क्या? प्लेन में कितने एक्सिस हो सकते हैं? एक व्हाइट बोर्ड में, एक कॉपी के प्लेन में कितने एक्सिस होते हैं? एक्स और वाई, या वाई और जेड, या एक्स और जेड? दो ही एक्सिस हो सकता है ना। दो से ज्यादा एक्सिस हो सकता है क्या? नहीं। प्लेन, जब भी मैं बोलूं प्लेन, मतलब उसके थिकनेस को अपन ने नेग्लिजिबल मान लिया है। तो प्लेन में क्या हो सकता है? दो ही एक्सिस पॉसिबल है ना। एक एक्सिस अगर इस तरफ बना लिया तो दूसरा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने बोला कि आपको क्या करना है, कोई भी वेक्टर है आपके पास, उस वेक्टर का आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना है। अब तुम खुद से सोचो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपस में कैसे होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। अगर मैंने एक कंपोनेंट एक्स की तरफ बना दिया, मतलब दूसरा तो वाई की तरफ बनेगा ही बनेगा ना। बात समझ में आ रहा है? अब वाई का मतलब ये नहीं कि सर प्लस वाई की तरफ एक बना दो, एक माइनस वाई की तरफ बना दो, नहीं। वाई डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस एक डायरेक्शन है, ठीक है? उसी तरह मान लो मैं बोलता कि अगर मैंने वाई की तरफ एक बना दिया तो दूसरा कहां पे बनेगा? एक्स के अलग तरफ ही बनेगा क्या? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि किसी भी वेक्टर का प्लेन में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं? तो दो बन सकते हैं। दो से ज्यादा कभी बना ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, सिर्फ दो ही एक्सिस हो सकते हैं।
या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस, या जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आज वाले लेक्चर में ना मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो पढ़ाया है वो ऐसा कुछ है ना जो बहुत कंफ्यूज करता है आगे जाके। तो अभी के लिए क्या कर लो ना, जितना मैंने पढ़ाया है सब याद कर लो। जो भी मैंने आपको बोला है, मतलब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा आप क्या करोगे, अपने कॉपी में लिखोगे, कॉपी में लिखना और याद कर लेना इस चीज को। क्या क्या याद करना है सर? सबसे पहला याद करना कि वेक्टर रेजोल्यूशन होता क्या है। तो वेक्टर के तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर्स को तोड़ने के बाद, किसी भी वेक्टर को तोड़ने के बाद जो वेक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर के कंपोनेंट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? तो किसी भी वेक्टर के इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा बात, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड एक्चुअल वेक्टर से ज्यादा, कम या बराबर हो सकता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो है क्या ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जो आपस में 90 डिग्री पे होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करके उनके कंपोनेंट्स बनाऊं और उनके कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो उन कंपोनेंट्स को अपन क्या बोलेंगे? उन कंपोनेंट्स को अपन बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर है क्या ये? हाँ या ना? अच्छा, अब सबसे लॉजिकल स्टेटमेंट जो अपने को याद रखना है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेक्टर एक प्लेन में है, जैसे वेक्टर इस व्हाइट बोर्ड में जो वेक्टर है वो क्या है? वो एक प्लेन में है ना। अगर मैंने सी वेक्टर को रिजॉल्व किया तो सी वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब है इसका एक कंपोनेंट अगर वाई की तरफ है तो दूसरा एक्स की तरफ ही आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब प्लस और वाई का ऐसा नहीं सोचना है कि सर प्लस वाई की तरफ एक बना दिया, माइनस वाई की तरफ एक बना दिया, नहीं, ये गलत सोचना होता है। अगर एक तुमने वाई एक्सिस के लॉन्ग बना दिया है तो दूसरा जो पॉसिबल डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस ही होगा। तो इसका आंसर क्या होता है कि किसी भी वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं? तो 2। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में क्या रखने? परपेंडिकुलर रखने। अब एक प्लेन में 2 ही एक्सिस बना सकते हैं भाई, एक प्लेन में 3 एक्सिस नहीं बना सकते। अब क्लियर है ये? तो इतना ही क्या करेंगे आज, रहने देंगे। देखो बहुत ही कम पढ़ाया है, लेकिन जो पढ़ाया है वो समझो कि वेक्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। एक बार ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करना समझ में आ जाएगा ना, फिर तो वेक्टर आसान है भाई। वेक्टर बहुत ही आसान चैप्टर है।